इट इज हेल्थ दैट इज रियल वेल्थ एंड नॉट पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ये मैंने नहीं कहा, इसे कहने वाले हैं महात्मा गांधी। और वैसे भी हमारे यहाँ जमाने से कहा जाता है कि सबसे बड़ा धन होता है कि आप निरोगी हैं, सबसे बड़ा सुख होता है निरोगी काया का होना। और आपकी काया निरोगी रहे, इसी में आपकी मदद करने के लिए हम लेकर आते हैं ये प्रोग्राम जिसका आप पूरे हफ्ते बेसब्री से इंतजार करते हैं। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं ज्योति और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस, जो कि है इंडिया का सबसे ज्यादा ऑथेंटिक हेल्थ शो, जिसमें हम बुलाते हैं हमारे स्टूडियोज में डायरेक्टली खास फील्ड से जुड़े हुए खास स्पेशलिस्ट को और सरल भाषा में समझाते हैं उन जटिल विषयों को, जटिल बातों को जिनके बारे में जानने के लिए आप सोचते हैं कि भाई किससे बात करें, किससे जानें। और आज इसीलिए खास तौर पर हमने हमारे स्टूडियो में इनवाइट किया है देश के जाने माने यूरोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर ईश्वर राम दयाल को, जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष और प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब आज यूरोलॉजी से जुड़ी हुई हर तरह की समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान देने वाले हैं आपको। सो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका दिल से स्वागत है। नमस्कार। श्रोताओं, ये तो आप सभी जानते हैं कि आज का प्रोग्राम लाइव है, तो आप डायरेक्टली डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं और कोई भी सवाल जो कि आपके मन में आ रहा है यूरोलॉजी से जुड़ा हुआ, उसके बारे में सलाह ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो ध्यान से सुनिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। आज हमारा फोन नंबर होने वाला है 0522298237। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 0522, जो कि हमारे यहाँ का लखनऊ का कोड है, और उसके बाद में 2982 377, ये हमारा आज का फोन नंबर। वैसे आप हमें मेल भी कर सकते हैं fmakashwani.lakhnaउ@gmail.com पर। ये आपके लिए एक शानदार अवसर है अपने स्वास्थ्य से जुड़े हुए प्रश्न सीधे विशेषज्ञ से पूछने का। तो देखते हैं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कौन है और इनका सवाल है क्या। हेलो जी नमस्कार। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे एरिया में एफएम क्यों नहीं बजता, ये जानना चाह रहे हैं। जी, आपके एरिया में भी एफएम बजेगा और डेफिनेटली बजेगा। आप वैसे हमें ऑनलाइन भी सुन सकते हैं, हमारा ऐप है न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप। और अदरवाइज अगर आप जा करके सिर्फ टाइप करें ऑनलाइन लखनऊ रेनबो, इतना भी आप डाल देंगे तब भी आप हमारे लिंक पर आ जाएंगे। तो ऐसे सवालों के जवाब हम फिर देंगे। आज तो हमने आपके लिए, जी हाँ, खास तौर पर आपके लिए ही तो बुलाया है जाने माने यूरोलॉजिस्ट को, जिनका नाम आप सभी को पता चल गया होगा अब तक, प्रोफेसर डॉक्टर ईश्वर राम दयाल जी, जो कि आज आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि यूरोलॉजी है क्या, किस तरह की समस्याओं को कवर करती है, बहुत ही बेसिक सी बात, और आमतौर पर किस तरह के लक्षण होते हैं जिससे कि मरीज ये समझ जाए कि यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। यूरोलॉजी सर्जिकल ब्रांच है, ओके। सर्जिकल सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है। हिंदी में हम इसको मूत्र रोग विज्ञान बोलते हैं। इसके अंदर किडनी, जिसको हम आम भाषा में गुर्दा या वृक्क कहते हैं, किडनी के नीचे जो नली होती है यूरेटर, मूत्रवाहिका, पेशाब का थैला ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा और जेनिटल ऑर्गन्स, ओके। इन सब की जितनी भी बीमारियां हैं, उनसे रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, उसका इसमें अध्ययन और निदान और सर्जरी सब कुछ होता है। कुछ लोग यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी में कंफ्यूज होते हैं। नेफ्रोलॉजी बेसिकली मेडिकल ब्रांच है, जो मेडिसिनल ब्रांच है। यूरोलॉजी सर्जिकल ब्रांच है। जैसे किसी को किडनी स्टोन हो गया तो वो बेसिकली, जैसे आम भाषा में कहते हैं कि पथरी हो गई, तो वो यूरोलॉजिस्ट का केस हो गया। या जिनको पेशाब में दिक्कतें होती हैं, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, ओल्ड एज में, बुढ़ापे में, जैसे पेशाब की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो यूरोलॉजी के फील्ड में ही आती है। इसके अलावा मेल इनफर्टिलिटी, जो पुरुषों में बांझपन की शिकायत है या अदर प्रॉब्लम्स है, वो भी यूरोलॉजी के ही फील्ड में आता है। और किडनी कैंसर, ब्लैडर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, सारे कैंसर्स भी यूरोलॉजी के अंदर आते हैं। इन्फेक्शंस, जैसे गुर्दे में इन्फेक्शन हो गया, यूटीआई बहुत कॉमन बीमारी है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्पेशली महिलाओं में, या आजकल छोटे बच्चों में या महिलाओं में जैसे बार बार पेशाब आने वाली जो प्रॉब्लम्स होती है, जिसको हम लोग ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। तो ये फंक्शनल डिजीजेज, पैथोलॉजिकल डिजीजेज, ये सब यूरोलॉजी के अंदर आता है। इसके अलावा इसमें किडनी ट्रांसप्लांट भी आता है।
जैसे आपने देखा होगा कि कई पेशेंट डायलिसिस पे होते हैं जिनके गुर्दे खराब हो जाते हैं, तो उसमें हम लोग फिर ट्रांसप्लांट करते हैं, गुर्दा लगाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी ऐसा सवाल है जो कि आपको लगता है कि यूरोलॉजी से रिलेटेड है, तो आज आपके लिए एक ऐसे विशेषज्ञ हैं हमारे स्टूडियोज में जो कि आपके सवालों को पूछने के लिए बिल्कुल परफेक्ट पर्सन है। आपको स्पेशलिस्ट से डायरेक्टली बात करा रहे हैं हम एफएम रेनबो पर इन द प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस। और अब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी दोस्त, नमस्कार। नाम बताएं और सवाल भी। मैं बालेश्वर वर्मा लखनऊ से बोल रहा हूँ, जी बालेश्वर अलीगंज से। जी। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब से, मुझे रात में प्यास बहुत लगती है ना। तो मैं हर मतलब क्या है, जब रात में लगभग खाना खाने के बाद जब सोने जाता हूँ तो पानी पीता हूँ, फिर तो टॉयलेट लगती है ना 2 घंटे 3 घंटे के बाद में, फिर रात में फिर प्यास लगती है, फिर पानी पीना पड़ता है ना। तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वैसे तो कोई समस्या तो समझ में नहीं आ रही मुझे, तो रात डॉक्टर साहब में, थोड़ा सा। हाँ, रात में बार बार पेशाब के लिए जाना और रात में बार बार प्यास लगना, वो कई कारणों से हो सकता है। सबसे पहले आप अपनी डायबिटीज़ का चेकअप कराइए। जिन मरीजों को ठीक है। डायबिटीज़ या डायबिटीज़ से पहले की स्टेज होती है, जिसको हम लोग प्री डायबिटीज़ कहते हैं, ठीक ठीक उसमें बार ठीक। बार प्यास लगना, बार बार भूख लगना, बार बार पेशाब आना, ये उसके प्रारंभिक लक्षण होते हैं। अच्छा। हाँ, तो आपको सबसे पहले अपना ब्लड शुगर शुगर की आप एक जांच करा लीजिए। आपकी उम्र यदि 50 से ज़्यादा है तो फिर आपको प्रोस्टेट का भी मूल्यांकन कराने के लिए यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। तो लोहिया इंस्टीट्यूट में 42 नंबर कमरे में आप कभी भी आ सकते हैं। तो दोस्त, अगर आपका भी कोई सवाल है तो मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि हमारा फोन नंबर आज चेंज हुआ है, 0522298237। ये नंबर नोट कर लीजिए। अपने सवाल आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं प्रोफेसर डॉक्टर ईश्वर राम दयाल से। और हाँ, अगर आप चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी वही पुराना, fmakashwani.Lucknow@gmail.com। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो हेलो जी दोस्त, नमस्कार जी मैडम, सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार जी। और डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है। दोस्त, आप दरअसल सबसे पहले अपने रेडियो से थोड़ा दूर हो जाएं। जी मैम। जी, अब आप सवाल पूछें प्लीज। जी मैडम, मैं ग्राम गेंडाखाली नंबर 1 चिलियागोल उत्तराखंड चंपावत से बोल रहा हूँ। हम्म। जी मैडम, मेरा क्वेश्चन ये है। दरअसल कुछ टाइम से मुझे बार बार जो है वो यूरिन पास होने की प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर जो हमने अपना लोकल हॉस्पिटल है उत्तराखंड, वहाँ पे दिखाया था। तो उन्होंने ये बताया था कि आपके दोनों मतलब किडनी में मतलब हल्के हल्के मतलब ये पत्थर के कण है, मतलब ज्यादा बड़े तो नहीं है। वो मल्टीपल टाइप के इस साइड, दोनों साइड में आपके मतलब किडनी के ज्यादा कण है बता रहे थे। तो वो बता रहे थे कि अगर आप ज्यादा पानी पियेंगे तो पानी पीने से वो है जो बाहर आ जाएंगे मतलब। तो इसी वजह से आपको बार बार यूरिन पास की प्रॉब्लम हो रही है। तो सर मुझे ये जानना है, क्या वाकई में वाटर पीने से मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी या बाद में जाके मुझे सर्जरी करवानी पड़ेगी? और जो बार बार ये यूरिन पास हो रहा है, कि ये इसी के कारण से हो रहा है या कोई अदर के कारण हो सकता है? बट मैंने हाँ, शुगर की जांच करवाई थी तो मुझे शुगर की प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। और अल्ट्रासाउंड में आपके छोटे छोटे कण दोनों गुर्दों में आए? जी बिल्कुल, काफी मल्टीपल टाइप के आए हैं कर्ण, छोटे हाँ, छोटे छोटे। हाँ, तो उसमें ये बाकायदा छोटे स्टोन होते हैं, वो भी ये लक्षण जो आपने बताए हैं वो जी लक्षण सर। पैदा करते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट को दर्द हो। दर्द आपको नहीं जी होता होगा, लेकिन पेशाब बार बार जाना और पेशाब में कई रुकावट, कई इसके कई कारण हो सकते हैं। पेशाब की नली में नीचे रुकावट होती है कई बार, तो जी उसके कारण भी हो सकता है। शुगर आप कह रहे हैं कि आपको नहीं है। स्टोन डिजीज जी किडनी में होती है तो उसमें हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो जाता है, वो सब क्लिनिकल रहता है, मरीज को बुखार वगैरह कुछ नहीं आता, लेकिन उसको फिर बार बार बुखार आता है। तो अकेले अल्ट्रासाउंड से काम नहीं चलता, उसके लिए हम लोग स्टोन का पूरा मेटाबॉलिक वर्कअप करते हैं, मरीज को खान पान में क्या क्या करना है परहेज वो बताते हैं। पानी आप पी रहे हैं, अच्छा है, 3 सवा 3 लीटर तक आप पानी पीजिए, अच्छा है। जी उसके साथ में आपको अपनी डाइट में भी चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए डाइट चार्ट्स होते हैं, वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं पथरी के जितने भी पेशेंट्स होते हैं। तो एक बार आके आप दिखाइए ताकि आपका होलिस्टिक ट्रीटमेंट हो जाए। तो डॉक्टर साहब, ठीक क्या है। इसका मतलब ये है कि हर बार पथरी के लिए सर्जरी की जरूरत नहीं होती? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। छोटे पत्थर होते हैं, उनमें हम मेडिकल मैनेजमेंट दवाओं से भी काम चलाते हैं। यूजुअली 2 mm 3 mm 4 5 6 mm तक के स्टोन्स होते हैं। वो सिर्फ डाइटरी चेंजेस और पानी की थोड़ी सी अच्छी मात्रा यदि मरीज यूज़ करे और परहेज करे तो उनमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती।
सुशील कुमार जी का ईमेल आया डॉक्टर साहब, आपने जो अभी जवाब दिया इसी से जुड़ा हुआ इनका सवाल है। वो कह रहे हैं कि खास तरह की अल्कोहल से कहा जाता है कि बड़ी जल्दी पथरी निकल जाती है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक भ्रांति है। अल्कोहल से स्टोन्स नहीं निकलते। अल्कोहल उल्टा आपके गुर्दों पे बुरा असर डालता है, क्योंकि अल्कोहल एक डायूरेटिक है। डायूरेटिक का मतलब ये शरीर से पानी बाहर फेंकता है। तो आपको एक तरह से शरीर से पानी बाहर निकलेगा तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा, जी। पानी की कमी होगी। तो इस हम लोग इस कई मरीज हमारे पास आते हैं कि बियर पीने से, स्पेशली बियर के लिए पेशेंट्स पूछते हैं। तो ये हम लोग कभी रिकमेंड नहीं करते। अल्कोहल किसी भी तरह से अपने शरीर के लिए उपयोगी नहीं है। तो बहुत ध्यान से सुनिए, ये एक बहुत ही कॉमन सी भ्रांति है सुशील जी। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि किसी भी तरह का अल्कोहल आपके शरीर के लिए बिल्कुल किसी भी हालत में फायदेमंद नहीं होता है। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर अपनी बारी का इंतजार करते हुए। हेलो हेलो। जी, नमस्ते मैम। नमस्कार। डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्ते, बताइए। जी दोस्त। हेलो जी मैम, एक सवाल आपसे, 2 सवाल मेरे हैं मैम। जी। जी मैम, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं शिव बोल रहा हूँ इंदिरा नगर से। ओके शिव जी। जी मैम, मैम जैसे कि मैम ज्यादा उम्र वालों को में देखा जा रहा है कि मतलब बार बार मतलब बाथरूम जाना, और आजकल मैम बच्चों में भी 12-13 साल के जो बच्चे हैं, लड़कियां लड़के, उनको भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। और मैम दूसरा सवाल ये मेरा, जो मतलब कि बच्चे जैसे सो जाते हैं तो उन्हें बाथरूम हो जाता है, पता नहीं चलता है। तो जैसे बड़े भी लोग हैं मैम, ऐसा होता है उनके साथ, मतलब ये क्या कारण है मैम, या इसका उपाय क्या है? काफ़ी अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। जैसे आपने कहा कि 50 साल के बाद में पेशाब बार बार आना, तो ये सब प्रोस्टेट जो पौरुष ग्रंथि होती है उसकी साइज बढ़ती है, तो पेशाब का रास्ता है उसमें रुकावट आती है, इसलिए पेशाब का थैला कम्प्लीटली खाली नहीं होता, इसलिए मरीज बार बार पेशाब जाता है। बच्चों के लिए जैसे आपने पूछा, बच्चों, ये बहुत ही आजकल चिंतनीय विषय है कि आजकल के बच्चे अपने खान पान में सब्जियां और सलाद, फ्रूट्स और जो घर का बना खाना है उसकी बजाय बाहर का खाना और प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड पे ज़्यादा दे रहे हैं ध्यान। तो माता पिता की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों के खान पान पे जो अपना पारंपरिक खाना था उसी को बच्चों को दें। और साथ में बच्चों के आजकल पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, तो उसको उनको मनोवैज्ञानिक रूप से भी सपोर्ट करें और खान पान पे बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, वैसे बच्चों में यूरोलॉजी से जुड़ी हुई समस्याएं होती कौन कौन सी हैं? एक तो ये होता है जैसे कि अभी हमारे इन कॉलर ने बोला था कि बेड वेटिंग हो जाना, या फिर बड़ी जल्दी जल्दी यूटीआई हो जाना। इनके अलावा और कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें होने पर कौन सी प्रॉब्लम्स हम अवॉइड कर सकते हैं ये सोच करके कि वक्त के साथ ठीक हो जाएंगी, और कौन से ऐसे लक्षण हैं जिन्हें देखते ही हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? बच्चों की प्रॉब्लम्स के लिए बाकायदा यूरोलॉजी में एक पीडियाट्रिक यूरोलॉजी सब स्पेशलिटी होती है। तो बच्चों की जैसे कई तो जन्मजात बीमारियां होती हैं कि बच्चे जन्म से ही कुछ न कुछ गुर्दे या पेशाब के रास्ते से रिलेटेड जो जन्मजात विकृति के साथ पैदा होते हैं, तो वो एक पूरा डोमेन है डिजीज़ का, जिसमें पेशाब की नली डेवलप नहीं होना, एक ही गुर्दा होना, या गुर्दे में सिस्ट होना या रुकआउट होना, पेशाब का थैला कई बच्चों का डेवलप नहीं होता है। तो पैथोलॉजिकल कंडीशंस को लेके भी बच्चे बचपन से ही मतलब जन्मजात बीमारियों के साथ साथ उसके बाद में, जैसा मैंने बताया कि जो फंक्शनल डिसऑर्डर्स आजकल बच्चों में बहुत हो रहे हैं, वो मोस्टली बच्चों की डाइट और खाने पीने की आदतों से ज़्यादा हो रहे हैं। तो बच्चों की प्रॉब्लम्स भी काफ़ी बढ़ रही हैं, और बुज़ुर्गों की तो प्रॉब्लम्स है ही यूरोलॉजी में, जिसमें प्रोस्टेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं। जी। तो बच्चों का बहुत ज़रूरी होता है कि लोग क्या करते हैं कि लोकल ट्रीटमेंट कराते रहते हैं और सुपर स्पेशलिस्ट यूरोलॉजिस्ट को दिखाते नहीं। फिजिशियन के पास जाएंगे, वो कुछ दवा लिख देंगे, कुछ दिन उनको आराम रहेगा तो वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा ठीक हो गया, लेकिन धीरे धीरे उनको बच्चों को गुर्दों में नुकसान होता रहता है। गुर्दे हमारे शरीर में एक ऐसा अंग है जिसमें धीरे धीरे नुकसान होता है। जी। ऐसा नहीं है कि जैसे एक साल में ही पता चल गया। जैसे किसी को ब्लड प्रेशर है या किसी को शुगर है, तो धीरे धीरे उसमें एक्यूमुलेटेड डैमेज होता है, तो ओवर द ईयर्स फिर धीरे धीरे 10-15 साल बाद में पता चलता है कि इसके गुर्दे काम करना बंद कर दिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि गुर्दा एक बहुत ही नाजुक अंग है अपने शरीर का। और गुर्दे में एक ये भी है कि गुर्दे में रीजनरेशन नहीं होता है। यदि गुर्दे में किसी तरह की इंजरी होती है तो उसमें दोबारा हीलिंग नहीं होती है, अपने आप से खुद हाँ, को हील नहीं कर पाता जैसे है। लीवर हील कर लेता है अपने आप को, एग्जैक्टली। हाँ, हार्ट भी हील करता है, बट गुर्दा एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें ये कैपेसिटी नहीं होती है, इसलिए हमें बहुत गुर्दों का बहुत ध्यान रखना
चाहिए, और इसलिए बार बार यदि पेशाब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो फटाफट नेफ्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट को दिखा के उसका निदान कराना चाहिए। मतलब अगर आपके बच्चे को यूरिन पास होने में लगातार तकलीफ हो रही है, अगर वो होल्ड नहीं कर पाता, अगर उसे लगता है कि उसे ठीक से यूरिन पास नहीं हो रही है और ये कुछ ज़्यादा समय से चल रहा है, तो आप डेफिनेटली किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें। वैसे आज हमने एक ऐसे स्पेशलिस्ट को अपने स्टूडियोज में बुलाया है जो कि आपको सटीक सलाह दे करके, सटीक डायरेक्शन, सटीक गाइडेंस देने के लिए यहाँ पर आए हैं। नाम है उनका प्रोफेसर डॉक्टर ईश्वर राम दयाल, और डॉक्टर साहब हैं HOD एंड प्रोफेसर यूरोलॉजी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में। तो अगर आपके कोई सवाल है, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, आप मिला सकते हैं 0522 या फिर 29823777। ईमेल आईडी हमारा वही पुराना है, fmakaashwanilakno@gmail.com। और डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो हेलो जी दोस्त, नमस्कार, नाम बताएं और सवाल भी। सर, मेरा नाम है मनोज कुमार जी मनोज जी। जी। हम जिला लखीमपुर खीरी से बोल रहे हैं। सर, हमारे बाएं अंग में, बाएं गुर्दे में? नहीं सर, बाएं अंग में हाथों और पैरों में पानी आता है, वो पानी गले को जाता, गले से पेट को जाता। अच्छा, मतलब बाएं अंग से का मतलब है कि आपको पेशाब से रिलेटेड कोई समस्या है? नहीं, पेशाब से कोई नहीं समस्या है सर। अच्छा, पैर में सूजन हो, ऐसा कुछ है? हाँ सर, पानी भर जाता, सूजन आ जाती है। हाँ, तो उसके लिए पैर में सूजन आना अच्छी बात नहीं है। उसमें यूजुअली एक पैर में सूजन आना ज़्यादा खतरनाक होता है। दोनों पैरों में सूजन आना भी है तो उसमें मोस्टली 3 अपने शरीर में अंग हैं जहाँ की प्रॉब्लम हो सकती है। गुर्दे की बीमारी हो सकती है, लीवर की बीमारी हो सकती है, और हार्ट, दिल से रिलेटेड बीमारी हो सकती है। तो आके आपको अपना एक बार दिखाना पड़ेगा, उसमें पूरा जांचें वगैरह कराएंगे तब पता चलेगा कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो इसको आप हल्के में मत लीजिए, अस्पताल आके इसका चेकअप कराइए। राबिया का ईमेल है, डॉक्टर साहब इनका ये कहना है कि अगर किडनी में कोई समस्या हो जाती है, तो जैसे आपने कहा अपने आप को हील नहीं कर पाती है, तो क्या एक बार किडनी में कोई समस्या हो गई तो सारी जिंदगी हमें ट्रीटमेंट ही कराना पड़ता है? इसके अलावा ये किडनी के ट्रांसप्लांट के विषय में भी जानना चाहती हैं कि किडनी का ट्रांसप्लांट कब जरूरी हो जाता है और क्या ये आम आदमी के लिए कराना पॉसिबल है? बिल्कुल, आजकल सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं, जैसे आयुष्मान योजना बहुत गरीब मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और किडनी की जैसे आपने रिलेटेड बात बताया कि जब दोनों गुर्दे खराब होते हैं तब ही मरीज को दिक्कत होती है। एक किडनी साइलेंटली पूरा खराब हो जाए तब तक भी मरीज चलता रहता है, क्योंकि दूसरा गुर्दा काम करता रहता है। शरीर की जो भी सफाई होती है, खून की सफाई करना है। गुर्दा एक उत्सर्जन का अंग है, तो शरीर में जितनी भी गंदगी है ब्लड से फिल्टर करके वो शरीर से बाहर निकालता है। तो शुरू में गुर्दे की बीमारियों में प्रॉब्लम यही है कि शुरू में कोई वार्निंग साइंस नहीं आते। तो ज़्यादातर मरीजों को ये देखना चाहिए कि यदि उनको ब्लड प्रेशर या शुगर की बीमारी है, क्योंकि ये 2 बीमारियां हैं जो सबसे ज़्यादा गुर्दे खराब करती हैं, और सबसे ज़्यादा जो पेशेंट डायलिसिस पे या ट्रांसप्लांट पे आते हैं इन 2 बीमारियों के कारण ही गुर्दे खराब होने से आते हैं। तो यदि आपको इन दोनों में से कोई बीमारी है तो आपको रेगुलर अपने गुर्दों का चेकअप कराते रहना चाहिए कि गुर्दे का फंक्शन, उसकी GFR कम हो रही है, तो ये देखते रहना चाहिए। साथ में आपकी आदतें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे आप स्मोकर हैं या आप अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, या आप खाने में आपका खाना अलग तरह का है, आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं आवश्यकता से ज़्यादा, तो उनसे गुर्दों पे जोर पड़ता है और गुर्दे धीरे धीरे उनको नुकसान होता है, जो ओवर द टाइम फिर 10-15 साल में सामने आता है। तो शुरू में आपको कुछ लगेगा नहीं, लेकिन जब होगा तो वो एकदम से होगा, इसलिए इसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। जसप्रीत कौर का ईमेल आया है, डॉक्टर साहब ये पूछ रही हैं आपसे कि क्या प्रोटीन के लिए, जैसे कि आपने कहा, तो क्या प्रोटीन शेक भी जो आजकल जिम में काफ़ी बेचे जाते हैं, काफ़ी रेकमेंड भी किए जाते हैं, तो क्या वो भी हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि ये सब प्रोसेस्ड फूड होते हैं, इन सब में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, और उस पे ऊपर लिखा होता है कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन ये जितने भी प्रोटीन पाउडर्स होते हैं ये सब इनमें प्रोसेस्ड होते हैं, इनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो इनसे अच्छा है कि आप अपना नॉर्मल खाने में जो डाइट है, आप अपना जो भोजन है उसमें प्रोटीन इस्तेमाल करिए। प्रोटीन शेक को मैं रिकमेंड नहीं करता। और आप देखिए आजकल यूथ लोगों में, यंग लोगों में सडन डेथ बहुत हो रही है,
तो इसका एक एक मेन कारण ये भी है कि बच्चे और बच्चियां बहुत जिम जाके जल्दी अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो उसमें वो कई तरह की दवाइयां भी लेते हैं, कई तरह के प्रोटीन पाउडर्स भी लेते हैं, तो वो सब गुर्दों पे, सबसे ज़्यादा गुर्दों पे असर डालते हैं। इसलिए ज़्यादातर अभी हम कुछ दिनों पहले पढ़ रहे थे, एक रिसर्च पेपर पढ़ रहे थे कि जितने भी जो प्रोटीन पाउडर हैं इनमें सब में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, और यदि आपको लेना ही है तो मिल्क बेस्ड प्रोटीन पाउडर्स या जो वेजिटेबल बेस्ड प्रोटीन पाउडर्स होते हैं वो थोड़े सेफ होते हैं। तो सीधी सी बात है ये कि कोई भी शॉर्टकट्स नहीं होते हैं जीवन में। और दूसरी बात जो डॉक्टर साहब आपकी बातों से मैंने निकाली वो है ये कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ट्रीटमेंट ज़रूरी है, ऑफ कोर्स ज़रूरी है, लेकिन अच्छा तभी रहेगा जब हमें इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। हम अपनी सेहत का ध्यान रखें। डॉक्टर साहब एक कॉलर भी वेट कर रहे हैं और मेरे सामने जो मेल है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो चलिए पहले मेल ले लेती हूँ। विजय पाल यादव जी का है, लल्हौआ ज़िला खीरी से। आपको प्रणाम बोला है और साथ साथ कह रहे हैं कि झाड़ फूक से भी तो पथरी निकल जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल हम 21वीं शताब्दी में हैं, तो झाड़ फूक से कुछ नहीं होता है। एक पूरी तरह से अंधविश्वास है और लोगों की भावनाओं के साथ लोग खेलते हैं। पथरी निकलने का तरीके मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट है। हर पथरी में ऑपरेशन भी ज़रूरत नहीं होता, लेकिन कई पथरियाँ ऐसी होती हैं जिनमें मेडिकल ट्रीटमेंट काम नहीं करता। इसलिए हम मरीजों को यही कहते हैं कि यदि आपकी बड़ी पथरी है, 1 सेंटीमीटर या उससे बड़ा पत्थर है, तो उसमें आप दवाइयों के चक्कर में मत पड़िए। हमने बहुत सारे मरीजों को देखा है कि साल भर तक दवाइयाँ खाते रहते हैं। उसमें वो देसी दवा भी करेंगे, आयुर्वेद भी लेंगे, होम्योपैथी भी लेंगे, अंग्रेज़ी दवाइयाँ भी लेंगे, यूनानी दवाइयाँ भी लेंगे, फिर हमारे पास में वो गुर्दा ख़राब होकर आता है। तो दुर्भाग्य से फिर हमें ऐसे गुर्दे को निकालना पड़ता है, क्योंकि ओवर टाइम उसमें डैमेज होकर वो गुर्दा ख़राब हो जाता है। इसलिए सेल्फ ट्रीटमेंट बहुत डेंजरस है। सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, और डॉक्टर्स को दिखा के अपने शरीर का मामला है तो उसमें कभी भी कैजुअल नहीं होना तो चाहिए। विजय पाल जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि सबसे पहली बात है कि वक्त भी बिल्कुल ख़राब मत करिए सोच करके कि अरे हम झाड़ फूक करा लेंगे सब ठीक हो जाएगा। वक्त रहते ही किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह बहुत लें, और यही सलाह देने के लिए तो आज हमारे स्टूडियोज में आए हैं प्रोफेसर डॉक्टर ईश्वर राम दयाल, HOD एंड प्रोफेसर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ से। डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ इशू है इनकी लाइन में, तो हम कोशिश करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे इनसे कि हमें कॉल करें। अभी फिलहाल आपकी पसंद का एक गाना जिसकी मैंने प्रॉमिस की थी आपको प्रोग्राम शुरू होने से पहले, चलिए सुन लेते हैं। और दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें फ़ोन करिए या फिर ईमेल करिए। 12:32 हो चुके हैं और हो चुके हैं ठीक 40 सेकेंड। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस आपके अपने पसंदीदा चैनल पर, जिसका नाम है FM रेनबो। मैं हूं ज्योति, और आज हमने, जी हाँ हम सब ने खास तौर पर इनवाइट किया है हमारे स्टूडियोज में प्रोफेसर डॉक्टर ईश्वर राम दयाल को, जो कि HOD एंड प्रोफेसर हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में। और आज ही आपके यूरोलॉजी से जुड़े हुए हर तरह के सवालों के जवाब दे रहे हैं। लगातार हमें फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, लगातार हमें ईमेल्स भी मिल रहे हैं। तो अगर आपने अब तक अपना सवाल नहीं पूछा तो जल्दी से पूछ डालिए। 0522298237 ये हमारा नंबर है, और ईमेल ID वही पुराना FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com। और अब हमारे साथ हमारी वो कॉलर जो बहुत ही पेशेंटली बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। हेलो दीदी, नमस्ते। नमस्कार दोस्त, कौन बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ विजयपाल यादव जी बताइए विजयपाल जी, आपका तो अभी ईमेल मैंने पढ़ा था। जी मेल भी याद, और मेरी पत्नी ने कहा फोन लगाओ, अच्छा हम बात करेंगे। कोई अब बात नहीं, करने से भाई जी आप उनको पूछ दिक्कत हो रही लीजिए, है। पूछ लीजिए। नहीं आप बिल्कुल पूछिए, आपने झाड़ फूक जी। वाला सवाल तो पूछ ही लिया, और कुछ पूछना है तो आप बिल्कुल पूछ लीजिए। जी ये उन बाएं साइड में एक साइड में हल्की हल्की दर्द हुआ करती है कभी कभी, तो इसका कारण पथरी भी हो सकता है क्या? बाएं तरफ पेट में बाएं तरफ दर्द होता है आपको? जी हाँ, तो उसमें हाँ बिल्कुल हो सकती है, पथरी भी हो सकती है। हल्का दर्द होता है पथरी में। यूजुअली किडनी में जो पथरी होती है उसमें हल्का दर्द या भारीपन होगा, और किडनी के कभी नीचे तेज भी हाँ बता रही हैं। हाँ कभी किडनी से नीचे वो पथरी खिसक के नली में फंस जाती है तो बहुत तेज दर्द होता है। उसमें टेबलेट लेते हैं तो उससे भी कई बार आराम नहीं आता है, कई बार इंजेक्शन्स भी लगवाने पड़ते हैं। तो एक सिंपल अल्ट्रासाउंड या एक्सरे कराने से पता चल जाता है,
और कमर दर्द भी उसका कारण, कई बार कमर दर्द भी उसका कारण भी साइड में दर्द होता है, तो जांच कराने पे पता चलेगा विजयपाल जी। जी। जी कमर दर्द भी डॉक्टर साहब हुआ करता है कभी कभी इनके। हाँ, तो उसके लिए आपको चेकअप कराएंगे तभी पता चलेगा। एक्सरे या कमर का, कई बार हम लोग एमआरआई कराते हैं, डिस्क प्रॉब्लम होती है कमर में, कई बार कोई नस दब जाती है, उसके कारण भी दर्द होता है। और गुर्दे का दर्द भी वैसे ही प्रेजेंट करता है। दोनों में डिफरेंस तभी होगा जब आप जांच कराएंगे। तो विजयपाल जी, आप मौका निकाल करके जरूर डॉक्टर साहब को दिखा लीजिए। डॉक्टर साहब, ये जो यूरिनेशन खुलकर ना होना, उसके लिए एक ईमेल भी आया है हमारे पास राम शरण जी का। राम शरण विश्वकर्मा, हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से। 36 साल की उम्र है। ये लिख रहे हैं कि खुल करके यूरिनेशन नहीं होता है, कुछ बूंदों के बाद में वापस आना पड़ता है। मतलब ये जो होता है कि इनकम्प्लीट एम्प्टिंग, जिसको हम कह सकते हैं, खुल करके अगर यूरिनेशन नहीं होता, तो क्या ये प्रॉब्लम है और ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम क्यों होती जा रही है? ये प्रॉब्लम आजकल यूथ में, यंग लोगों में हो रहा है। जैसे इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, उससे जो पेशाब की अपनी नली है वो अंदर से सिकुड़ने लगती है, जी। जिसको हम यूरोलॉजी की भाषा में स्ट्रिक्चर डिजीज बोलते हैं। जो यूरेथ्रा होता है, मूत्र नली होती है, उसमें सिकुड़न आ जाती है इन्फेक्शन के कारण। लंबे टाइम तक यदि इन्फेक्शन, यूटीआई वगैरह रहता है, तो बैक्टीरिया वहाँ पे इन्फेक्शन करके फिर जो उसकी एपिथेलियम है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती है, संकुचित होने लगती है, जी। तो सिकुड़न आ जाती है नली में। तो नली में सिकुड़न आने से फिर वो पेशाब की धार है वो पतली हो जाती है। क्योंकि 36 साल की उम्र में प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो होती नहीं है, तो इनको ज़्यादा चांसेस यही हैं कि इनकी पेशाब की नली में दिक्कत हो, या कई बार पेशाब का थैला होता है वो वीक हो जाता है, या कॉन्स्टिपेशन होता है उसके कारण भी होता है, या कई न्यूरोजेनिक कंडीशंस होती हैं। तो दिखाना पड़ेगा इनको। 42 नंबर कमरे में लोहिया इंस्टीट्यूट में आके ये अपना निदान करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर। हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार, कौन बोल रही हैं? मैम, मैं सुरभि सिंह बोल रही हूँ, नई गली धरामा जिला बीजापुर से। हाँ जी, अपना सवाल पूछें दोस्त। मैम, मेरा सवाल ये है, मुझे टॉयलेट की जगह पर खुजली होती है। ऑलराइट। जी। इन्फेक्शन काफी। खुजलाहट है तो उसमें यही होता है कि महिलाओं में हम सबसे पहले ये बोलते हैं कि साफ सफाई, हाइजीन का ध्यान रखना होता है कि वो सब रखते हैं। हाँ, उसके बाद में हम, लेकिन फिर भी पता नहीं कि उसके बावजूद भी हुआ करती है। हाँ, तो उसके लिए ये है कि आपको आगे एक बार आप दिखाइए कि उसके क्या कारण हो सकते हैं। उसमें हम ये लोग कहाँ पे है आपका हॉस्पिटल? लोहिया संस्थान में आप आइए, गोमती नगर लोहिया संस्थान बना हुआ है, 42 नंबर कमरे में आप ओपीडी होता है, तो वहाँ पे आके आप दिखाइए। तो आप कितने बजे मिलते हैं? हम मंगलवार को बैठते हैं और गुरुवार को बैठते हैं, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक। थैंक यू सर। जी। तो दोस्त, जरूरी नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम बहुत सीरियस ही हो। आप डॉक्टर साहब से मिलिए और आपकी इस समस्या का निदान 100% होगा। एक और ईमेल है हमारे सामने, और ये ईमेल करने वाली हैं आयशा। ये लिख रहे हैं कि ओवर एक्टिव जो ब्लैडर हो जाता है महिलाओं में, झटके से खांसने पर या उठने पर और बैठने पर थोड़ा सा यूरिनेशन हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये क्यों होता है? क्या ये उम्र की वजह से हो रहा है और इससे छुटकारा नहीं मिल सकता है, या फिर इलाज के बाद ये समस्या सही भी हो सकती है? ये जो बता रही हैं, इसको हम लोग स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस बोलते हैं। किसी भी तरह का स्ट्रेस यदि ब्लैडर पे पड़ेगा, यदि खांसने, छींकने से, वजन उठाने से, जी। एकदम उठने से कुछ ड्रॉप्स यूरिन की लीक हो जाती हैं, तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें हम लोग पहले मेडिकेशंस देते हैं। बहुत सारे मरीज मेडिकेशंस, दवा से ठीक हो जाते हैं। कई मरीजों में हमें सर्जरी भी करनी पड़ती है। बढ़ती उम्र के साथ मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं, तो पेशाब के रास्ते की जो कंट्रोल होती है जी। वो कम हो जाता है। वज़न बढ़ने से, डायबिटीज़ से, उनसे भी ये प्रॉब्लम होती है। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसके लिए मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट दोनों तरह के अवेलेबल हैं, और ये ज़्यादातर मरीज़ 99% मरीज़ ठीक हो जाते हैं। पहले कोई सर्जरी यदि हुई होती है तो भी पेशाब के रास्ते की जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं। जैसे बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ हो, या बच्चे पैदा होने के लिए सीजेरियन सेक्शंस वगैरह होते हैं, उससे भी पेल्विक मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। तो इनमें पेल्विक मसल्स को मजबूत बनाने के लिए हम लोग कीगल एक्सरसाइज बताते हैं, दवा बताते हैं, और उससे के बाद भी पेशेंट ठीक नहीं होता है तो हम लोग सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। प्रियांशी का ईमेल आया। डॉक्टर साहब, ये लिख रहे हैं कि रोबोटिक सर्जरी के बारे में आजकल काफ़ी पढ़ने और सुनने में आता है, तो ये होती क्या है? क्या इसे रोबोट करते हैं, और क्या ये ज़्यादा सक्सेसफुल होती है? रोबोटिक सर्जरी में मोस्टली रोबोट एक इंस्ट्रूमेंट है, करते तो सर्जन लोग ही हैं।
सर्जन इज द मास्टर, रोबोट इज द स्लेव। मतलब अगर आपसे कराने के लिए आएंगे तो आप ही करेंगे। जी, जी। आप रोबोट को नहीं कह देंगे कि डॉक्टर साहब रिलैक्स करें, आप करिए जा करके। नहीं, रोबोट को हम लोग कंट्रोल करते हैं, जी। तो उससे जो मूवमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा प्रिसाइज होती हैं, सर्जरी में प्रिसीजन आ जाता है और सर्जिकल टाइम कम रहता है, पेशेंट्स को दर्द की दवाइयों की कम ज़रूरत पड़ती है, रक्त का स्राव, ब्लीडिंग कम होती है, हॉस्पिटल स्टे कम होता है। तो बहुत फ़ायदे हैं ये रोबोटिक सर्जरी का, स्पेशली यूरोलॉजी में, क्योंकि जो पेल्विक सर्जरीज होती हैं उनमें सर्जरी करने में दूरबीन से थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो रोबोट से उसमें काफ़ी पेशेंट के लिए भी फ़ायदा होता है और सर्जिकल टाइम भी कम होता है, ब्लीडिंग भी कम होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी नहीं करने पड़ते हैं और रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं, क्योंकि उसमें मैग्नीफिकेशन भी ज़्यादा है, तो आप जो आसपास की जो वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी बचा पाते हैं, पेशाब का जो कंट्रोल है उसकी नसें भी बचा पाते हैं। तो रोबोटिक सर्जरी स्पेशली कैंसर सर्जरी जैसे प्रोस्टेट कैंसर है, किडनी कैंसर है, उनके लिए बहुत अच्छी है। और आजकल लगभग मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम आएगा जब सब जगह रोबोटिक सर्जरी होने लग जाएगी। तो इस बात से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि रोबोट्स ही खाली काम करेंगे। ऑफ कोर्स डॉक्टर के गाइडेंस में ही रोबोट की मदद से सर्जरी की जाती है, जो कि ज़्यादा प्रिसीजन से होती है, ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सकती है। कहते हैं ना कि हर फील्ड में R&D हो रहा है और मेडिकल साइंस एक ऐसी फील्ड है जिसमें सबसे ज़्यादा रिसर्चेस एंड डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और इनकी बहुत ज़रूरत भी है, इसीलिए रोबोट की मदद ली जा रही है। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो। हाँ, मैं नेहा बोल रही हूँ। जी दोस्त, नाम तो बता दिया और अब जल्दी से सवाल भी पूछ लीजिए। मुझे क्या बोलते हैं, पेशाब बार बार आती है, जब नहाते तो ज्यादा ही आती है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की समस्या। आपकी उम्र क्या है? 35। हाँ, तो 35 की उम्र में बार बार पेशाब आने को हम लोग ओवर एक्टिव ब्लैडर बोलते हैं। उसमें होता क्या है कि ब्लैडर में थोड़ा सा यूरिन इकट्ठे होते ही ब्लैडर आपको यूरिन करने के लिए सिग्नल देने लगता है, ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है। तो ये प्रॉब्लम है, इसको लाइफस्टाइल चेंजेस, बिहेवियरल थेरेपी, दवा, इनसे ज़्यादातर मरीज इसमें ठीक हो जाते हैं। और खाने पीने में जैसे आप चाय कॉफ़ी पिएंगी तो आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेगी, तो आपको खाने पीने में चाय कॉफ़ी खाने में मसाला कम रखना है, इरिटेंट्स किसी तरह के नहीं लेने हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये सब अवॉइड करने हैं। नींबू पानी, नारियल पानी, ऐसी चीज़ें आपको ज़्यादा लेनी है। एल्कलाइन डाइट आपको अपने खाने में ज़्यादा करनी चाहिए। उसके बाद भी यदि ठीक नहीं होता है तो आप लोहिया संस्थान में 42 नंबर कमरे में आके उसमें इलाज करा सकती हैं। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर। हेलो। हेलो। हाँ जी दोस्त, नाम बताएं और सवाल भी। हाँ, लखनऊ से बोल रहा हूँ। जी संजय। जी संजय, मेरे बताएं। 2 क्वेश्चन है। जी। पहला क्वेश्चन तो अभी जैसे मैडम कह रही थी कि यूरिन इनको बार बार आती है, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे यूरिन बहुत कम आती है। जी। पहली बात। और दूसरी बात ये कि जो यहाँ लोहिया में जो आप जाने की बात करें सर, वहाँ इतनी भीड़ लगती है जी, कि अगर कोई सुबह टाइम से नहीं पहुंचा तो मुझे लगता है 1 या 2 दिन लग जाएगा वहाँ मिलने में ही सबसे। तो इसके क्या विकल्प है, क्या मतलब यूरिन कम आती है, ये कोई प्रॉब्लम है? और दूसरा सर, हॉस्पिटल में आने के लिए क्या रास्ता है जो आसानी से हाँ, आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और हम लोग जब तक ओपीडी के सारे पेशेंट्स ख़त्म नहीं होते हैं तब तक हम लोग ओपीडी करते हैं। वैसे ऑफिशियल टाइम हम लोगों का 9 से 2 है, लेकिन हम लोग 9 से 6 बजे तक भी बैठे रहते हैं, तो आखिर तक के मरीज को हम लोग देखते हैं। क्योंकि हाँ, क्योंकि बहुत सारे गांव के मरीज हैं बेचारे जो 400-500 किलोमीटर से भी आते हैं और वो प्राइवेट में जाके दिखा भी नहीं सकते, तो उन सभी का हम लोग सबको देखते हैं, कोई पेशेंट को वापस नहीं लौटाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हिंदुस्तान में है, जनसंख्या ज़्यादा है, हॉस्पिटल्स कम हैं, बेड कम है, तो लाइन का थोड़ा सा चक्कर तो है, लेकिन आपको थोड़ा तो धैर्य रखना पड़ेगा यदि अपना इलाज कराना है तो। फिर वही बात है कि कोई भी समस्या ऐसी नहीं जो अपने समाधान के साथ ना आई हो। तो संजय जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि जब तक सारे पेशेंट्स देखने लिए जाते तब तक डॉक्टर्स उठते नहीं हैं। और हाँ, ऑनलाइन बुकिंग वो तो है ही। डॉक्टर साहब, एक और ईमेल हमारे सामने है और ये जानना चाहते हैं, फुरकान जानना चाहते हैं कि प्रोस्टेट के से रिलेटेड समस्या है, ये हम कैसे जानें? प्रोस्टेट से रिलेटेड समस्या, इसके बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं। सबसे पहले आपकी पेशाब की धार है वो कमज़ोर हो जाएगी, धार नहीं बनेगी, या बूंद बूंद आएगा, या बार बार पेशाब आएगा, या पेशाब करने के बाद भी आपको ये फीलिंग लगेगी कि अभी पेशाब पूरा हुआ नहीं है, अभी भी खाली है, पूरा ब्लैडर खाली नहीं हुआ है। जलन भी हो सकती है, पेशाब में खून भी आ सकता है, लोअर एब्डोमेन, पेट में नीचे पेड़ों में दर्द भी हो सकता है। तो ये सब प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं।
ये 40-45 साल के बाद में यूजुअली होती है, उससे पहले नहीं होता। उससे पहले यदि प्रोस्टेट में इन्फेक्शन होता है, जिसको हम प्रोस्टेटिस बोलते हैं, जी। तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों सवाल और भी हैं और फ़ोन्स आ रहे हैं हमें लगातार, ईमेल्स भी हमें मिलते जा रहे हैं। अगर आपका कोई सवाल है हमें जल्दी से आप कॉल करिए 0522298277 पर, या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल्स भी हमें लगातार मिल रहे हैं। FM आकाशवाणी lucknow@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है। आज हमने ख़ास तौर पर आपके लिए बुलाया है, इनवाइट किया है, आमंत्रित किया है हमारे स्टूडियोज़ में प्रोफेसर डॉक्टर ईश्वर राम दयाल जी को, जो कि HOD एंड प्रोफेसर हैं यूरोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में। और ढेर सारे कॉल्स के बीच में डॉक्टर साहब एक हम ईमेल भी ले लेते हैं। ईमेल हमें ये किया है शाइस्ता ने। शाइस्ता ये पूछ रही हैं कि डॉक्टर साहब कार्यक्रम को बड़े धैर्य से और बहुत ध्यान से सुन रही हूँ। आपने कई बार ये बोला कि कैंसर का भी इलाज हो जाता है, तो किस तरह की गांठें या किस तरह के ट्यूमर को लेकर के कैसे हमें पता चलेगा कि ये गांठ कैंसर हो गई है, या कैसे हमें पता चलेगा ये यूरोलॉजी से संबंधित कोई कैंसर हो गया है हमको? यूरोलॉजी से रिलेटेड जितने भी कैंसर हैं, जैसे गुर्दे का, किडनी का कैंसर, ब्लैडर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, इन कैंसर्स में सबसे ज़्यादा जो कॉमन सिम्टम आता है वो पेशाब में खून आना। तो यदि आपके पेशाब में यदि खून आता है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। ये एक कैंसर का सिम्टम होता है। इसके अलावा आपको वज़न कम हो सकता है, आपकी भूख कम हो सकती है, आपको दर्द हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स हैं जो कैंसर के हैं। इनिशियल स्टेज में प्रोस्टेट कैंसर में वही सिम्टम्स होते हैं जो उम्र के साथ प्रोस्टेट बढ़ने वाले होते हैं, कि पेशाब से रिलेटेड रुकावट, बार बार आना, जलन होना, सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो हम लोग ये कहते हैं कि 50 के बाद में पुरुषों को अपने प्रोस्टेट का स्क्रीनिंग करा लेना चाहिए, क्योंकि प्रोस्टेट एक साइलेंट किलर है। प्रोस्टेट कैंसर दिनों दिन बढ़ता भी जा रहा है। जैसे अमेरिका में अभी प्रोस्टेट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में भी ये नंबर 1 कैंसर हो जाएगा, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। लोग जांचें करा रहे हैं। पुराने ज़माने में तो पता ही नहीं चलता था कि मरीज को क्या था। तो जिस तरह से अवेयरनेस है लोगों में, तो अपन लोग खाने पीने और मनोरंजन पे खर्चा करते हैं, उस तरह अपने को अपने स्वास्थ्य पे भी खर्चा करना चाहिए। बहुत ही अच्छी और बड़ी गहरी बात आपने कही डॉक्टर साहब। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल भी है, जनवेश कुमार जी का है। ये लिखते हैं कि 5 फीट 6 इंच मेरी हाइट है और वज़न है 53 kg, 37 ईयर्स एज है, और जानना ये चाहता हूँ, नोएडा से इन्होंने हमें ईमेल किया है, ये जानना चाहते हैं कि दिन भर में कितना पानी पीना अनिवार्य है। और इनके सवाल के साथ साथ मेरी रिक्वेस्ट ये भी है आपसे कि आप जनरली हमें कुछ ऐसे टिप्स भी दे दीजिए कि हमारे सुनने वालों को पता चल जाए कि किस तरह से हम दैनिक जीवन में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, जिससे कि यूरोलॉजी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो होने ही ना पाए हमारे जीवन में। जी, पानी की मात्रा वज़न पे डिपेंड करती है। इनका 56 किलो वज़न है, तो ये 2.5 लीटर तक पानी पी सकते हैं। और साथ में मैंने जैसे बताया कि खाने पीने से रिलेटेड आपको सावधानियां बरतनी है, जिससे आपको, जैसे स्टोन डिजीज़ है, गुर्दे में पथरी हो जाना है, तो उसमें जो पदार्थ आप ज़्यादा खा रहे हैं जिसके पथरी बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। यदि आप नॉन वेज फूड ज़्यादा खा रहे हैं तो आपको स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा आप यदि पालक, टमाटर बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो आपको स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स यदि आप बहुत ज़्यादा लेते हैं तो भी आपको स्टोन बनने के चांस है। आप पानी यदि कम पीते हैं और मेहनत ज़्यादा करते हैं तो उन लोगों में भी, जैसे किसानों में, मज़दूरों में, मेहनत ज़्यादा करते हैं, शरीर से पसीना ज़्यादा निकलता है, पानी पी नहीं पाते हैं, तो उन लोगों में भी स्टोन डिजीज़ बहुत कॉमन है। नॉर्थ इंडिया वर्ल्ड का स्टोन बेल्ट माना जाता है, क्योंकि यहाँ हर दूसरे तीसरे मरीज को छोटा मोटा स्टोन, 1 mm का स्टोन तो अक्सर मिल ही जाता है। इसलिए हम लोगों को अपने खान पान और गुर्दों को बचाने के लिए, जैसा मैंने पहले बताया कि ब्लड प्रेशर और शुगर, ये 2 बीमारियां हैं जो गुर्दों को ख़राब करती हैं। मोस्टली ये 2 ही बीमारियां हैं जिनसे गुर्दे ख़राब होते हैं। इसके अलावा जो पेन किलर्स हैं, आजकल हम लोगों को कोई छोटी सी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग ओवर द काउंटर जाके पेन किलर लेके खुद ही दवा खा लेते हैं, डॉक्टर को दिखाए बिना। तो लगातार बहुत ज़्यादा पेन किलर खाने से भी गुर्दे ख़राब होते हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, अपना बीपी नपवाते रहना चाहिए, अपना शुगर नपवाते रहना चाहिए। खान पान में जो चीज़ें मैंने बताई वो आपको खाने में ज़्यादा रखनी है, जैसे गाजर हो गया, करेला हो गया, चुकंदर हो गया, नींबू पानी, नारियल पानी, इनको आप ज़्यादा खाइए यदि आपको स्टोन डिजीज़ है, क्योंकि एक बार जिसको स्टोन बन जाता है उसको दोबारा स्टोन रिकरेंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं।
तो दोस्त, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, ये उम्मीद करती हूँ। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो डॉक्टर साहब ने कही, वो बात ये है कि ओवर द काउंटर जा करके हल्की फुल्की सर्दी जुकाम, सर दर्द, पेट दर्द में दवाइयाँ लेने की आदत छोड़ दीजिए। बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है ये, क्योंकि ये फायदे से ज़्यादा नुकसान ही करती हैं। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर। हेलो हेलो, जी दोस्त, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब को नमस्कार नमस्कार, बोलिए। सर। और शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा देर काम करते हैं तो कमर में दर्द होने लगती है। जी, कमर में दर्द हो रहा है तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कमर में अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें जो डिस्क होती हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम। शत्रुघ्न सिंह अंधा इब्राहिमपुर से, जिला हरदोई से बोल रहा हूँ। हाँ, तो आपको यदि कमर दर्द है तो उसके लिए आपको जांच करानी पड़ेगी। उसी से पता चलेगा कि आपके कमर में क्या प्रॉब्लम है, कि कहाँ पे कोई नस दब जाती है, डिस्क खिसकने से नस दब जाती है, उससे नहीं भी। सर, कोई मतलब ऐसे नहीं दर्द होती है, जो कुछ काम करते हैं तो उसमें दर्द होने लगती है बीचों बीच। हाँ, तो काम करेंगे तभी वो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप रेस्ट करेंगे तो आपको आराम आ जाता है। तो वो कमर दर्द की ही प्रॉब्लम है। बैक एक जिसको हम लोग बोलते हैं, आजकल हर दूसरे तीसरे आदमी को बैक एक है। तो उसमें आप आके अस्पताल में न्यूरो फिजिशियन को दिखाइए, तो वो आपकी जांच वगैरह कराएंगे, तो उससे उसका निदान हो जाएगा। हो सकता है हल्की फुल्की कसरत, फिजियोथेरेपी से ही आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब, सोनू शर्मा का ईमेल है, इसके अलावा शैलेश ने भी सेम ही ईमेल किया है। दोनों का ये कहना है कि हालांकि यंगर साइड में ही है, 30 इयर्स सोनू जी की एज लिखी हुई है। इनका ये कहना है कि जब भी इनको टॉयलेट जाने की इच्छा होती है तो बहुत तीव्रता से महसूस होती है, और इतनी तीव्रता से आती है कि वॉशरूम ढूंढना मिलना भी मुश्किल हो जाता है। पिछले कुछ वक्त से ऐसा हो रहा है। तो क्या डॉक्टर साहब, ये कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए मुझे थोड़ा सा अलार्म्ड फील करना चाहिए? ये इनको अर्जेंसी, इसको हम लोग अर्जेंसी बोलते हैं, कि एकदम से यूरिन का प्रेशर इतना ज़्यादा बनता है कि इनको एकदम भागना पड़ता है। कई मरीज ऐसे भी होते हैं जो टॉयलेट पहुंचने से पहले उनकी लीकिंग भी हो जाती है, यूरिन कपड़ों में भी हो जाता है। उसको हम अर्ज इनकंटिनेंस बोलते हैं। ये प्रॉब्लम यंग एज में भी बहुत कॉमन है। फीमेल में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, क्योंकि फीमेल्स में प्रेगनेंसी के बाद में, डिलीवरी के बाद में जो कंट्रोल मैकेनिज्म है पेशाब की, वो थोड़ी वीकेंड हो जाती है, मसल्स वीक हो जाती हैं, या सर्जरी होती है उसके कारण भी होता है। और खाने पीने में, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ, कि चाय कॉफ़ी वगैरह से ये अर्जेंसी ज़्यादा बढ़ती है। तो चाय कॉफ़ी यदि आप ज़्यादा लेते हैं तो उसको आप कम कर दीजिए, या अच्छा रहेगा बंद कर दीजिए। उसके साथ में ब्लैडर ट्रेनिंग होती है, ब्लैडर ट्रेनिंग की एक्सरसाइजेस होती हैं जो हम मरीजों को बताते हैं। साथ में ये भी देखना होता है कि कोई सर्जिकल कोर्स तो नहीं है, यूरिन में कहीं रुकावट तो नहीं है, उसके कारण भी ये होता है। तो ये बहुत ही साधारण समस्या है और इसका इलाज है। तो अस्पताल में आएंगे तो इसका इलाज हो जाएगा। डॉक्टर साहब, एक कॉलर बड़ी देर से अपना इंतजार करते हुए अपनी बारी का। हेलो हाँ मैम, मैं सर से ये जानना चाहता हूँ, जी। हमने 5 साल पहले इंडोस्कोपिक डायलेशन कराया। पहले 6 महीने तक तो हमने यूरिमैक्स डी खा के काम चलाया। जब बंद हो गई तो हमने इंडोस्कोपिक डायलेशन कराया जी। अब हम हर 20 दिन पर लियोन 500 और बीकासोल रात में खा के सुबह कैच लगाते हैं। मेरी उम्र है 58 ईयर जी। ये अभी तो ठीक है, आगे 5-10 साल बाद ये हम नहीं कर सकते हैं। जी जी जी। क्योंकि तब हाथ पैर इतने नहीं काम करेंगे। हाँ हाँ। और इसमें घर वाला कोई मदद नहीं कर सकता है इस काम में। बिल्कुल बिल्कुल। परमानेंट का उपाय हमें जानने की जरूरत। एंडोस्कोपिक डायलिटेशन होता है, वो पेशाब की नली में जो सिकुड़न होती है उसके लिए करते हैं, और वो बहुत मामूली सिकुड़न के लिए होता है। यदि पेशाब की नली बहुत ज़्यादा लंबाई में ख़राब होती है तो एंडोस्कोपिक डायलिटेशन का जो प्रभाव है या जो उसका असर है वो कुछ महीने रहता है। उसके बाद में, जैसे आपने कहा कि आप यूरिमैक्स लेते हैं, बी कॉम्प्लेक्स आपको रेगुलर लेने की ज़रूरत नहीं है। यूरिमैक्स आप खाते रहिए, और साथ में आप नली चलाते हैं सुबह। लेकिन आपने बहुत सही प्रश्न किया है कि जब उम्र बढ़ जाएगी, हाथ पैर काम करना कम कर देंगे, तो फिर आप नली भी नहीं लगा पाएंगे। तो इसमें हम लोग यूरेथ्रोप्लास्टी वगैरह करते हैं, जो पेशाब की नली है उसको दोबारा बनाते हैं। तो ये आपकी सर्जिकल प्रॉब्लम है। आप यूरोलॉजी ओपीडी में आके 42 नंबर कमरे में लोहिया इंस्टीट्यूट में आइए, आपका इसमें इलाज हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। मनोज जौहरी जी का ईमेल है। डॉक्टर साहब, ये लिख रहे हैं कि एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो कि ग्लूकोज एक्सक्रीट करती हैं, क्या उनकी वजह से भी यूटीआई होता है? तो क्या इज इट ओके टू यूज दीज टाइप्स ऑफ ड्रग्स? एंटी डायबिटिक ड्रग्स से नहीं होता, डायबिटीज़ में यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
जितने भी डायबिटिक्स होते हैं उनमें यूटीआई होने के चांस ज़्यादा होते हैं क्योंकि आपके ब्लड लेवल में शुगर ज़्यादा होती है। डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो शुगर है, शर्करा है, वो कोशिकाओं के सेल्स के अंदर नहीं जा पाती, वो ब्लड में घूमती रहती है। तो वो बैक्टीरिया के लिए खाना रहती है, तो बैक्टीरिया किडनी में या कहीं भी इन्फेक्शन करते हैं। तो डायबिटीज़ इटसेल्फ इज़ ए प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। दवाइयाँ लेंगे, शुगर कंट्रोल रहेगा तो इनको यूटीआई नहीं होगा। साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि पेशाब में कहीं रुकावट तो नहीं है, उसके कारण भी यूटीआई होता है। खाने पीने की आदतें भी देखनी पड़ती हैं। तो ये मल्टी मॉडलिटी ट्रीटमेंट होता है, उसमें आपको अपना खाना पीना, दवाई और सब देखना पड़ेगा। तो मतलब ये डायबिटीज की दवाइयों की वजह से नहीं होता है डॉक्टर साहब, ये होता है डायबिटीज की डायबिटीज वजह से। जी। तो दवाइयाँ आपको सुरक्षित रखने में मदद करती हैं, ना कि प्रॉब्लम को कॉज करती हैं। डॉक्टर साहब, ढेर सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं लगातार, तो चलिए हम एक और कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी दोस्त, हेलो हेलो जी दोस्त, अपना सवाल पूछें और नाम भी बताएं प्लीज़। जी, हम वर्षा सिद्दीकी बोल रहे हैं संजीला से। जी जी। जी, हमारा लड़का है 6 साल का। हाँ हाँ। जी मैम, उसकी पेशाब बंद हो जाएगी। अच्छा, 6 साल के बच्चे की पेशाब बंद होना अच्छी बात नहीं है उसको। ये बचपन से है इसके? हाँ, बचपन से होगा तो उसको तो बहुत आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पेशाब बंद रहेगी तो गुर्दों पर असर पड़ेगा और धीरे धीरे फिर गुर्दों में नुकसान होता है। तो आप उसको, बच्चे को ला के दिखाइए ताकि उसमें देखा जाए कि उसका प्रॉब्लम क्या है। बचपन से कई बार, जैसा मैंने बताया कि कई बच्चे जन्मजात बीमारियों के साथ पैदा होते हैं। पेशाब की नली में कई बार रुकावट होती है, जिसको हम वाल बोलते हैं, वाल होते हैं, पॉस्टीरियर यूरेथ्रा में वाल होते हैं, तो उसका हम लोग दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं। जी तो जी, 15-20 मिनट बाद होने लगती है। हाँ, और कई बार बच्चे नींद में कपड़ों में भी कर देते हैं, क्योंकि ब्लैडर, पेशाब का थैला पूरा खाली होता नहीं है, तो वो पेशाब ओवरफ्लो होता रहता है। तो इसको आप, इस मामले को आप गंभीरता से लीजिए और संजीदगी से लीजिए, और उसको बच्चे को लाके 42 नंबर में यूरोलॉजी ओपीडी होता है सोमवार से शनिवार, वहाँ आके दिखाइए। तो दवा से ये ठीक नहीं होगा, इसको देखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, यूरोलॉजी से जुड़ी हुई किन समस्याओं को हम लाइटली ले सकते हैं, घर पर ही घरेलू ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए हमें तुरंत विशेषज्ञ से संपर्क करना ही चाहिए? इसमें जैसा मैंने बताया कि किडनी में स्टोन्स हैं, स्टोन डिजीज है, उसमें आपने संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा किडनी में ट्यूमर्स होते हैं, ब्लैडर में ट्यूमर्स होते हैं, पेशाब में खून आता है। ये सारी समस्याएं हैं जिनमें हमें एक्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, घर पे इलाज हम सावधानियां बरत के, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या और एक्टिव ब्लैडर है, इसका हम अपने खाना पीने के साथ साथ अपने जो बिहेवियरल थेरेपीज़ हैं, अपनी आदतें हैं, उनको सुधार के ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक बार परामर्श लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर जब आपको देख लेंगे तभी बता पाएंगे कि आपको सीरियस लेने की ज़रूरत है इस प्रॉब्लम को, या फिर ये छोटी मोटी प्रॉब्लम है और लाइफस्टाइल चेंजेस से ही सही हो जाएगी। डॉक्टर साहब, एक और ईमेल मैं ले लेती हूँ। राम सहाय का ईमेल है और ये पूछ रहे हैं कि यूटीआई इतना फ्रीक्वेंटली क्यों होता रहता है, और ये महिलाओं में, बच्चों में और युवाओं में, वृद्धों में, सब में पाई जाने वाली एक कॉमन सी बीमारी है। क्या ये एक खतरनाक लक्षण है? क्या आपकी बॉडी इसके थ्रू कुछ बताने की कोशिश करती है? बिल्कुल, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, ये बहुत ही कॉमन समस्या है और बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक सब में पाई जाती है। इसके कारण भी कई तरह के होते हैं कि आपको पहले से यदि कोई बीमारी है, जैसे जन्मजात बीमारी है तो यूटीआई होता है। आपको यदि डायबिटीज़ है तो आपको यूटीआई ज़्यादा होगा। पेशाब के रास्ते में या कहीं भी आपको रुकावट है तो आपको यूटीआई ज़्यादा होगा। आप यदि साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं या खाने में ज़्यादा एसिडिक फूड आप ज़्यादा खाते हैं, यदि आप अचार, चटनी, चाय, कॉफ़ी, सारे दिन चॉकलेट ये खाते रहते हैं, तो भी यूटीआई ज़्यादा होता है। और इसलिए यूटीआई बहुत ही कॉमन है। और सबसे बड़ी बात कि यूटीआई एक बार ठीक होके फिर दोबारा हो जाता है जी। तो जैसे मरीज़ 1 महीने ठीक रहता है, फिर उसको यूटीआई होता है। मरीज़ फिर दवा खाता रहता है, अपने आप दवा लेके खाते रहते हैं मरीज, एंटीबायोटिक्स अपने आप लेते रहते हैं। आजकल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा